करवा चौथ के दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है, फिर चांद देखकर व्रत तोड़ती है। 1 नवंबर की रात गुजर गई, 2 नवंबर की तारीख शुरू हुई। 2 नवंबर की सुबह सुबह बागपत इलाके में, बागपत के पास एक गांव है और उस गांव में एक शमशान है। उस शमशान के बाहर एक सूटकेस पड़ा था। सुबह सुबह कुछ लोग टहलने के लिए गुजर रहे थे, उनकी नज़र उस सूटकेस पर पड़ी। सूटकेस बड़ा अजीब लगा उन्हें देख कर, क्योंकि सूटकेस बाहर से ऐसा लगा था कि जैसे ये जला हुआ है। अब एक शमशान के बाहर कोई जला हुआ सूटकेस क्यों फेंकेगा? लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस की टीम पहुंची। अब पुलिस ने सूटकेस को खोला। जब सूटकेस खोला गया तो अंदर से एक लड़की की लाश मिली, वो भी जली हुई, चेहरा बिगड़ा हुआ था। और चूँकि सूटकेस और लाश दोनों में आग लग चुकी थी, जली हुई थी, तो कोई ऐसी पहचान की चीज़ नहीं थी जिससे मरने वाली की शिनाख्त हो सके। लेकिन पुलिस अजीब उलझन में ये थी कि ये कैसा सिरफिरा कातिल है जो कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद लाश को एक सूटकेस में रखता है, उस सूटकेस को ही जला देता है और फिर लाकर उसको शमशान के बाहर फेंक देता है। क्योंकि जो सबूत थे मौका वारदात से वो ये था कि सूटकेस कहीं और जलाया गया है। अब पुलिस परेशान कि ऐसा कोई कातिल कैसे कर सकता है। खैर, तफ्तीश शुरू हुई और सबसे पहले चैलेंज यही था कि मरने वाले की शिनाख्त हो। अब वो जो बागपत का इलाके का गांव था, ठीक ठाक गांव, अच्छे किसान, अमीर किसान, तो कोई सुराग, सूटकेस तो ऑलरेडी जल चुका है, लाश से कोई अता पता मिल नहीं रहा है। तो पुलिस ने फिर पता किया कि चलो आसपास में देखते हैं यार, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा जो इस शमशान के रास्ते तक होकर गुजरता हो और उसके कैप्चर करता हो। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को एक कैमरा दिखा और उस कैमरे में ये दिखा कि एक गाड़ी जो है वो इसी शमशान की तरफ गुजर रही है। और जो टाइमिंग थी, क्योंकि पुलिस को ये था कि रात के वक्त किसी ने ये फेंका है, तो वो सुबह सुबह और रात और सुबह के बीच में वो गाड़ी गुजर रही थी, मतलब अजीब टाइम पर। तो ये एक स्विफ्ट डिज़ायर कार थी। नसीब से उस सीसीटीवी कैमरे में उस कार का नंबर प्लेट भी कैद हो गया था। तो अब सिर्फ पुलिस को ये था कि नंबर प्लेट ओरिजिनल हो, क्योंकि फेक होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है केस का। लेकिन पुलिस नसीब ने साथ दिया पुलिस का और वो नंबर रियल निकला। जब रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया तो पता चला कि ये हरियाणा के सोनीपत से रजिस्टर्ड है ये कार, स्विफ्ट डिज़ायर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू पुलिस पता निकालती है और हरियाणा के सोनीपत पहुंच जाती है। कार मालिक के घर पे जाती है, पूछती है कि भैया आपके स्विफ्ट डिज़ायर कार। तो बताता है कि असल में एक दिन पहले एक पवन नाम का शख्स जो उसका जानकार है, वो उससे उसकी कार मांग कर ले गया था, यानी कि 1 नवंबर को। पुलिस ने पूछा वो कहाँ मिलेगा। अब पुलिस उसके घर गई तो पवन गायब। पुलिस का लगा कि यही कातिल है, तभी तो ये भाग रहा है। अब उसके जितने भी अड्डे थे उन सब जगह पर पुलिस की टीम भेजी गई, उसके दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पवन का कोई सुराग मिल नहीं रहा। इसी दौरान जिस शमशान के बाहर ये सूटकेस मिला, वहाँ पे भी पुलिस की टीम आसपास से कुछ और सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी पुलिस की नज़र एक नौजवान पर पड़ी। देखा कि वो चोरी छुपे दूर से ये सारी चीज़ें देख रहा है। पुलिस को कुछ डाउट हुआ। पुलिस की टीम उसके पास पहुंची तो वो घबरा गया। जैसे ही घबराया पुलिस ने उसको दबोच लिया। पता चला वो पवन है। कई बार ऐसा होता है कि कातिल जब कत्ल करने के बाद कोई सुराग कहीं पे छोड़ता है या किसी लाश को फेंकता है तो अक्सर ये देखा गया कि एक बार वो उस जगह पर ज़रूर लौटता है, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। यही पवन इसीलिए उस शमशान के बाहर गया था कि उसने जो लाश फेंकी उसका क्या हुआ। पुलिस को मिली, पुलिस की जांच हो रही है या फिर कुछ सुराग मिल रहा कातिल का उसके ज़रिए, ये जानने के लिए वो पहुंचा था। लेकिन इत्तेफाक से उसके हाव भाव को देखकर पुलिस को शक हुआ और वैसे भी पवन नाम के शख्स की तलाश थी और पवन गायब था। पवन की तस्वीरें इधर उधर दे दी गई थी पुलिस टीम को, तो फ़ोटो भी मैच कर गया। अब पवन को ले जाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो थोड़ी देर में उसने सारी कहानी उगल दी। कहानी ये थी कि नोएडा में एक फैमिली रहा करता है। इस परिवार में विवेक चौहान और उसकी एक बहन मनीषा, दोनों भाई बहन।
माँ बाप रहे नहीं इस दुनिया में, और नोएडा में इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, ज़मीन, प्लॉट। भाई की शादी हो चुकी थी, यानी कि विवेक की। मनीषा की भी शादी नहीं हुई थी, तो वो पढ़ाई कर रही थी। दोनों भाई बहन सब ठीक थे, खुश थे। फिर विवेक की शादी हो गई। विवेक की शादी हुई शिखा नाम की एक लड़की से। अब शिखा से शादी के बाद घर के माहौल थोड़े बदलने लगे। माँ बाप के गुजरने के बाद जब वसीयतनामा देखा गया तो पता चला कि माँ बाप ने जो मनीषा है और विवेक है, प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम पे बराबर कर दिया। मतलब ये था कि अगर जो ज़मीन है उसकी कीमत उस वक्त करीब 5 करोड़ रुपए थे, तो भाई बहन दोनों के दस्तखत चाहिए, किसी एक के दस्तखत से काम नहीं चलेगा। विवेक को ये था कि मेरी बहन है, चलो इसकी शादी वादी कर देंगे, बाकी उसको ज़मीन जायदाद से क्या लेना, वो तो दे ही देगी। कभी उसने इतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन जब पत्नी बनकर शिखा उसकी ज़िंदगी में आई तो शिखा ने कहा कि भड़काना शुरू किया अपने पति को। क्या पता कल को मनीषा पलट जाए, उसकी शादी हो जाए तो फिर कहेगी कि मैं क्यों साइन करूं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2.5 करोड़ हम भी लेंगे। तो ये डेली डेली सुन के विवेक के भी दिमाग में ये बात घर करती गई। तो अब ननद भाभी में कई बार झगड़ा भी होता। उधर इसी बीच में ये हुआ कि कई बार विवेक बाहर जाता तो एक लड़का था जिसके साथ व्हाट्सअप चैट और बाकी सोशल मीडिया के तहत शिखा की दोस्ती हुई। फिर दोनों मिलने लगे। 1-2 बार ऐसे ही जब ये मिल रहे थे, मनीषा की नज़र पड़ गई। मनीषा ने वीडियो शूट कर लिया। कुछ व्हाट्सअप चैट उसने अपनी भाभी के मोबाइल से ट्रांसफ़र कर लिए। वो जो लड़का था वो कोई और नहीं, पवन था। पवन के साथ विवेक की पत्नी के रिलेशन थे और ये बात मनीषा को पता थी। तो जैसे ये बात पता चली तो शिखा घबरा गई। उसे लगा कि अगर इसने कहीं विवेक को बता दिया तो वो उससे डिवोर्स न दे दे, फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। उधर ये भी था कि मनीषा साइन तो कर नहीं रही है। तब उसने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। उसने अपने पति को खूब भड़काया कि देखो मनीषा जो है वो साइन नहीं करेगी, मुझे पता चला है, और एक काम ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर मनीषा को ही रास्ते से हटा देंगे तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम है और तो कोई बचेगा नहीं। अब पता नहीं वो कैसा भाई था विवेक, इस लालच में आ गया पत्नी की बात पर। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि ये काम होगा कैसे। तब फिर शिखा ने कहा कि मैं एक लड़के को जानती हूँ और वो इसमें हमारी मदद करेगा। फिर उसने उससे मिलाया और वो पवन था जो शिखा का बॉयफ्रेंड। अब इसके बाद कई मीटिंग हुई, डिसाइड हुआ कैसे मारना है, क्या करना है। फिर तारीख तय हुई 1 नवंबर, करवा चौथ का दिन। शिखा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। करवा चौथ रात को व्रत तोड़ने के बाद घर में खाना वाना बना था, तो उसने पवन को भी घर पे बुला लिया। दोनों भाई बहन, मतलब पति पत्नी ने। पवन भी आया, मनीषा भी घर पे थी। इन लोगों ने खाना खाया। इत्तेफाक से मनीषा के खाने में इन लोगों ने कुछ नशीली चीज़ मिला दी। खाना खाते ही मनीषा बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई तो भाई, भाभी और पवन ने मिलकर उसका गला दबाया, उसे मार डाला। मारने के बाद अब लाश को एक बड़े से सूटकेस में डाला। सूटकेस में डालने के बाद उन्होंने पवन से पहले गाड़ी मंगा ली थी, वो अपने एक साथी से लेकर आया था। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में उस लाश को डाली। अब उनको ये था कि नोएडा के आसपास फेंकेंगे तो ये लाश की शिनाख्त हो जाएगी, तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। तो इतनी दूर फेंको कि पहचान ना पाए, और ऐसे फेंको कि कोई चेहरा भी ना पहचान पाए। तो इसके बाद ये नोएडा से निकलते हैं और एक कार में लाश रख कर बागपत तक पहुँच जाते हैं। बागपत जब पहुँच रहे हैं, रात को इधर उधर भटक रहे हैं, लाश कहाँ फेंके, तभी इन्होंने देखा कि गाँव के बाहर एक सुनसान शमशान। उन्हें लगा आसपास दूर दूर तक कोई नहीं, क्योंकि शमशान वैसे भी बस्तियों से दूर होता है। उन्हें लगा ये सही जगह है। उन्होंने ठीक शमशान के बाहर बैग को उतारा, उस पर पेट्रोल डाला, धू करके जलने लगा। उन्हें लगा कि अब काम हो गया, और फिर वो गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल ली। लेकिन नीचे की मिट्टी गीली थी, इसलिए पूरी तरह से लाश जली नहीं थी। वो पता चल गया बाद में कि एक लड़की की लाश। उसके बाद ये सभी घर लौट आए। बस एक चूक हो गई, इन्हें नहीं मालूम था कि सीसीटीवी कैमरा इन्हें देख रहा है, और उसी कैमरे से एक कार और फिर कार का नंबर और उस नंबर के थ्रू कातिल। सभी पकड़े गए।
करवा चौथ के दिन एक भाई अपनी बहन का कत्ल करता है, अपनी ही पत्नी और एक पत्नी के आशिक के साथ मिलकर। सोचिए क्या त्यौहार, कैसा दिन और कैसा खून। इसीलिए बार बार कहता हूँ, रिश्ते और रिश्तों का खून कुछ बचा नहीं है। तो ये थी कहानी।